वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग पिट 2022 के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 14 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोगों का 15वां मॉक टेस्ट है। इस मॉक टेस्ट में टोटल 30 प्रश्नों की श्रृंखला है। आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से देवत्रयी कहा गया है? देवत्रयी। देखिए, इसको दूसरे रूप में पूछा जा सकता है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा गया है? त्रयी। तो त्रयी जो है वो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा गया है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हम लोगों का सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें तीनों वेदों की बात की गई है। त्रयी का मतलब होता है तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोगों की बात जहाँ की गई हो। तो ये यही है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद इसमें नहीं है, ये विशेष आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? देखिए, पुष्यमित्र शुंग जो है ये कौन था? तो ये शुंग वंश का संस्थापक था। किसका? शुंग वंश का। और यह स्थापना किसके हत्या करने के बाद किया था? तो ये मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक की हत्या करने के बाद किया था। इसका कार्यकाल कब शुरू होता है? तो 184 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व इस समय इसकी स्थापना करता है शुंग वंश की। वो मौर्य के अंतिम शासक जो थे वो थे बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य शासन की समाप्ति कर दी जाती है और शुंग वंश की स्थापना की जाती है 184 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, पहले के प्रश्न में भी हम लोगों ने देखा है। भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कौन कहा था? तो एक इतिहासकार थे, विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ, इन्हीं के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट आइए देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? हेनसांग, हेनसांग की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। हेनसांग था कहाँ का? तो 2 फैक्ट महत्वपूर्ण है। चीन का यात्री था। किस के शासनकाल में ये आया था? यह जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिए। इनके बारे में उसने जिक्र भी की थी। एक पुस्तक उसकी है CU की। इसी पुस्तक में उसने हर्षवर्धन के कार्यकाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? दिल्ली के लोदी राजवंश, दिल्ली में लोदी वंश अर्थात ये दिल्ली सल्तनत का कार्य चल रहा है। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद फिर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो कौन करता है? बाबर करता है, बाबर। तो ये युद्ध कौन सा हुआ था? हुआ था पानीपत का, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है, कहाँ की गई थी? तो ढाका। ढाका कहाँ पे है? ढाका बांग्लादेश में अवस्थित है। वहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खान। आगा खां जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लीग के बारे में, इतना तो याद ही रखिए आप लोग। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? देखिए, संथाल विद्रोह होता कब है? पहला फैक्ट ये है 1855 से लेके 56 तक चलता है ये। इसके लोकेशन की बात की जाए तो भागलपुर। भागलपुर कहाँ है? भागलपुर अर्थात बिहार में।
बिहार। ये इसके नेता कौन कौन थे? तो सिंधु और कान्हू थे, सिंधु माझी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह रहता है, एक जनजाति विद्रोह। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। देखिए, इसमें जो खुदीराम बोस हैं ये हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी। अच्छा, इनका संबंध कहाँ से है, कौन से कांड से? तो जो मुजफ्फरपुर कांड होता है, मुजफ्फरपुर कांड, इससे संबंधित थे ये खुदीराम बोस। इसके लिए इन्हें फांसी भी दे दी जाती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली। देखिए, इसमें पहला फैक्ट बनता है कि ये कब हुआ था? तो 1928 में। कहाँ हुआ था? गुजरात में, गुजरात। उसके बाद फिर तीसरा फैक्ट बनता है कि इसमें नेता कौन थे? तो इसके नेता वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है, सरदार की उपाधि कौन दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा, इनकी यहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। जब वहाँ पे पहुँचे थे आंदोलन के समय, सत्याग्रह के समय, तो वहाँ पे महिलाओं जिस प्रकार से इन्होंने बिहेव करके पूरा अंग्रेज़ों को पीछे कर दिया और विजय हासिल की, तो उसको देख के वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी, सरदार सरदार कह के बुलाने लगी। तब से इनके नाम के आगे सरदार लग गया। किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया है? CR फार्मूला। देखिए, इस प्रश्न के कन्फ्यूजन में आप लोग चित्तरंजन दास को मत लगाइएगा, ये एकदम गलत हो जाएगा। अच्छा, CR फार्मूला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें पहले देख लेते हैं। ये आया कब था? ये भी पूछा गया है, 1944 में। ये इसके जन्मदाता कौन थे? तो C राजागोपालाचारी थे। ये क्यों आया था, क्या था इसमें? तो इसमें जो कांग्रेस था, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाए, उसी के लिए एक समझौता प्रस्तुत किया गया था गांधी जी की स्वीकृति से, राजागोपालाचारी द्वारा उसी को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन बाद में ये समझौता किसी कार्य का हुआ नहीं, लेकिन आया इसीलिए था। इतिहास में तो आज भी हम लोग इसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? जस्ट फैक्ट है एकदम, याद रखिए, ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, यह मैप पे आप देखिए, 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरा है? भारत के एकदम पूर्वी साइड से गुजरा है, पूर्वी साइड को टच करते हुए उत्तर के साइड पे यूपी का नैनी और प्रयागराज के एरिया के पास से। यह किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यह भारत का मानक समय निर्धारित करने का कार्य करता है। मानक समय, ये टाइमलाइन है भारत की, और यह कितना है? तो प्लस आप देखते होंगे 5.5 घंटे, कहीं भी आप मोबाइल वगैरह में देखेंगे 5.5 घंटे प्लस में आपको दिखाएगा, एक सिंबल बना रहता है। ऐसा क्यों हो रहता है? तो ये ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटे आगे का समय वो निर्धारित करने के लिए बताता है। तो यही टाइमलाइन है भारत की। अच्छा, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि आप लोग ये बताइए, इसका उत्तर दीजिए कि यहाँ पे कितने राज्य अवस्थित हैं, कितने राज्यों से ये गुजरती है, कमेंट जरूर कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो 73% है। कितनी? 73। याद रखिएगा, एकदम फैक्ट है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध। चलिए, इसमें एक प्रश्न और बनता है, यह किस नदी पे है हीराकुंड बांध? तो ये महानदी पे है। महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर ये आता है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? किसके साथ? नेपाल के साथ। चलिए मैप पे देखते हैं। देखिए, ये है कौन सा क्षेत्र? ये है नेपाल। नेपाल से कौन कौन से राज्य उसकी डायरेक्ट बाउंड्री टच कर रहे हैं? तो यहाँ ऊपर देखिए, ये यूके है, उत्तराखंड। फिर नीचे आते हैं तो उत्तर प्रदेश, फिर आते हैं तो बिहार,
और ये देखिए, ये ग्रीन में जो लाइन बनी है ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी टच करता है, और ऊपर जो है ये छोटा सा राज्य सिक्किम टच करता है। तो टोटल कितने हुए? उत्तराखंड हुए, उत्तर प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ और सिक्किम हुए। इतने राज्य नेपाल की सीमा को टच करते हैं। लगे हाथ हम लोग भूटान का भी देख लेते हैं। तो भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम अवस्थित है। जबकि बांग्लादेश को देखें तो एक साइड से पूरी तरह से जो है पश्चिम बंगाल कवर किया है, और ऊपर की साइड मेघालय, असम और त्रिपुरा और मिजोरम अवस्थित है। चलिए अब हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा राज्य नहीं करता है पूछा गया था। उत्तर प्रदेश करता है, बिहार भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, असम नहीं करता है, असम नहीं करता। तो हम लोगों का जो सही जवाब बनेगा वो असम बनेगा। मैप को मैं बगल में लगा लिया हूँ, आप लोग PDF डाउनलोड करके एक बार फिर से अच्छे से सभी राज्य देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया है? पिछली क्लास में भी मैंने बताया था 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को GST लागू होता है, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST। GST क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर। महत्वपूर्ण है, सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर देखिए, 1 रुपए के नोट पर जो है वो भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव के, 1 रुपए का नोट हो या क्वाइन हो, दोनों जारी करने का अधिकार किसका है? वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय का है। भारत के वित्त मंत्रालय और उसके वित्त सचिव जो है वो सचिव होते हैं। बाकी अन्य जितने भी नोट हैं आपके पॉकेट में भी जो पड़ी होगी आप निकाल के देख लीजिए, 5, 7, 10, 20, 50, 100 जितने की है उसमें आप देखेंगे कि उसमें हस्ताक्षर जो है वो किसके होंगे? गवर्नर। किसके? RBI के। RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, सिवाय 1 रुपए के छोड़ के। नेक्स्ट आइए देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, वित्त आयोग संविधान का अनुच्छेद 280, कार्यकाल 5 वर्ष। प्रथम कौन थे? प्रथम KC नियोगी। इस समय कौन सा चल रहा है? 15वां। 15वें के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। इतनी बातें आप लोग एकदम जुबान पे रटे रखिए, वित्त आयोग से प्रश्न इतना तो फैक्ट आना ही चाहिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसी का नाम है PMSBY। अच्छा, शुरू कब होता है ये भी महत्वपूर्ण है। तो 9 मई 2015 को। कहाँ से? कोलकाता से शुरू होता है। इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो प्रश्न पूछा गया प्रश्न में ही इसका उत्तर समाहित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि शिक्षा योजना, कृषि के बारे में शिक्षित करने की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देगा। हाँ, यहाँ से एक अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि ये शुरू कब हुआ? तो योजना की शुरुआत जो है वो 2016 में हुई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? भारत को क्या कहा गया है? इंडिया। देखिए, अनुच्छेद पहला जो है यही कहता है भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया वह राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं? कानून की नज़र में सभी लोग समान। देखिए, ये प्रश्न पढ़ने में सबको कन्फ्यूजन हो सकता है, स्वतंत्रता का अधिकार लगाएं कि संस्कृति शिक्षा संबंधी, ये तो और ये दोनों तो काटे जा सकते हैं, लेकिन एक स्वतंत्रता का अधिकार, एक समता का अधिकार, ये दोनों कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर देंगे। लेकिन इसका सही जवाब समता का अधिकार होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 14 में एकदम हूबहू यही बात की गई है व्यक्तिगत रूप से, तो यह व्यक्तिगत एकदम बातें टारगेट कर रहा है, समानता का अधिकार सबको देता है।
बाकी इसमें जो है स्वतंत्रता के अधिकार में 5 आर्टिकल आते हैं, वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक टोटल सभी अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। देखिए इसमें जो है राजीव गांधी, ये क्या थे, पीएम थे। इंदिरा गांधी जी भी पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री भी पीएम थे। जो पूर्व राष्ट्रपति थे और पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और इनका आपको ये भी याद रखना है कि 2 बार कार्यकाल था, अर्थात ये 10 वर्षों तक थे, 10 वर्षों तक कार्यकाल किया था इन्होंने। नेक्स्ट है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है। देखिए अनुच्छेद का जो आर्टिकल है कौन सा, 85, आर्टिकल 85(2) में ये प्रावधान किया गया है। ये कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समय समय पर स्थगित और लोकसभा को खास करके विघटित दोनों चीज़ों के करने का जो मेन अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास निहित है। और संबोधन भी यही करते हैं, शुरुआत में फर्स्ट संबोधन भी राष्ट्रपति जी के ही द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अध्यक्ष जो लोग सोच रहे हैं वो गलत होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था। क्या, पंचायती राज। देखिए 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना यहीं पे की गई थी। अच्छा, पंचायती राज कौन सा लागू किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो दिया गया था 1957 में। पंचायती राज कौन से सन में आया था, 1992 में। 72वां संविधान संशोधन ये लागू हुआ था पूरे देश में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण। देखिए जो कारों के सामने हेडलाइट वगैरह में दर्पण लगाए जाते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। अवतल, क्योंकि ये प्रकाश को अच्छे से प्रतिबिंबित करके और दूर तक और अच्छे से ज़्यादा एरिया कवर करने में सहायक होते हैं। आपको पता है कि अवतल दर्पण फैलाता है, प्रकाश को फैलाता है, और उत्तल लेंस जो है वो एकदम नज़दीक लाता है, इकट्ठा करता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है इस समय। इस समय हम लोगों के मोबाइल का जो चार्जर आता है, मोबाइल के चार्जर में इसका प्रयोग किया जा रहा है। देखिए उसके पिन को आप छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उसमें डीसी धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि जब हम प्लग में लगाते हैं तो वहाँ से एसी जा रही है। अच्छा, एक फैक्ट और यहाँ पे, एसी का फुल फॉर्म क्या है। एसी को अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, जबकि डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, देखिए इसी को ही सूखा बर्फ अर्थात ड्राई एस भी बोला जाता है। ड्राई आइस, सूखा बर्फ। शरीर में किसकी कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। क्वाशियोरकर रोग, देखिए क्वाशियोरकर रोग जो है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसके शिकार कौन होते हैं, तो बच्चे होते हैं। बच्चों में कुपोषण इसी की वजह से फैलता है, कुपोषण। उत्तर प्रदेश सरकार इस समय कुपोषण से लड़ने के लिए काफ़ी योजनाएं भी बनाई है। तो ये ऐसे प्रश्न बनने के ज़्यादा चांसेस है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है। मांसाहारी पादप, देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप जो है यह एक ऐसा पौधा है जो कीट पतंगों को खाता है। कीट पतंगों, इसके फ्लावर को आप देखेंगे ना, ऐसे फ्लावर रहेगा। इसके फ्लावर ऐसे खुलेंगे कुछ देर के लिए, उसके बाद जब उस पर कीट या मक्खी बैठेंगी उसको चूसने के लिए तो धीरे से वो बंद हो जाएंगे। बंद होने के बाद फिर उनको खा जाएंगे, उनको खा के तब फिर उनके जो अवशेष बचेंगे उसे बाहर वो खोल के गिरा देते हैं।
ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये जिस मिट्टी में उगते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन का अभाव होता है और नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं ये जंतुओं या कीट पतंगों को मार के। इस प्रकार साथियों हम लोगों का 30 प्रश्नों का ये श्रृंखला समाप्त हुआ। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।